आज की इस क्लास में हम द न्यूलिथिक एज नाउ पाषाण युग के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर पाएंगे और आप इस एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। शॉर्ट नोट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तब आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे और जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाएगा। शॉर्ट नोट्स आप तभी बना पाएंगे जब आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यानी आप चैप्टर को समझ करके पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसको समझ करके उसको आपस में कनेक्ट करके और फील करके पढ़ेंगे, तभी आप शॉर्ट नोट्स बनाने के योग्य हो पाएंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे। यानी अगर आपके अंदर रटने की टेंडेंसी होगी, यानी यदि आप रटते होंगे, यानी यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, आप रट करके पढ़ते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कंडीशन क्या है कि आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इस क्लास के थ्रू आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे। द न्यूलिथिक एज के अंतर्गत सबसे पहले हम अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट्स इन बलूचिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट हेडिंग जो द न्यूलिथिक एज चैप्टर इस एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है उसकी फर्स्ट हेडिंग है अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट्स इन बलूचिस्तान। इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। द न्यूलिथिक एज की शुरुआत वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट यानी वैश्विक संदर्भ में द न्यूलिथिक एज की शुरुआत 9000 बीसी में यानी 9000 ईसा पूर्व में हुआ। वैश्विक संदर्भ में द न्यूलिथिक एज की शुरुआत कब हुई? 9000 ईसा पूर्व यानी 9000 बीसी में हुई। यदि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एंगल से देखें, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द न्यूलिथिक एज की शुरुआत कब हुई? 7000 बीसी यानी 7000 ईसा पूर्व में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द न्यूलिथिक एज की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुआ। इस समय का 7000 ईसा पूर्व का ओनली वन साइड 7000 ईसा पूर्व का ओनली वन साइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 7000 ईसा पूर्व का ओनली वन स्थल कौन है? मेहरगढ़। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7000 ईसा पूर्व में जो द न्यूलिथिक एज की शुरुआत होती है उस समय का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओनली वन स्थल कौन है? मेहरगढ़ है, जिसकी टाइमलाइन क्या है? 7000 ईसा पूर्व 7000 बीसी। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है और कोची और इंडस प्लेन में स्थित है। ये जो आपका मेहरगढ़ है कोची और इंडस के मैदान में स्थित है। तो मेहरगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे मेहरगढ़ कहां पे स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? बोलन नदी के किनारे। कोची और इंडस के
मैदान में स्थित है। इसके साथ साथ मेहरगढ़ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यूपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ इंडस रिवर और मेडिटेरियन सी के बीच का लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट माना जाता है। इस मेहरगढ़ को ये जो मेहरगढ़ है इंडस रिवर और मेडिटेरियन सी के बीच का लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट माना जाता है। अब यूपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने का क्या एंगल होगा? यूपीएससी एग्जाम में इस एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द न्यूलिथिक एज का वो कौन सा स्थल है जो इंडस रिवर और मेडिटेरियन सी के बीच का लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट माना जाता है। वो कौन होगा? मेहरगढ़ होगा। ये जो मेडिटेरियन सी है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच लोकेटेड है, स्थित है। ये जो मेडिटेरियन सी है यानी जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी यानी जो भूमध्य सागर है वो यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच स्थित है। इस पॉइंट को आप विश्व के मैप में देख सकते हैं। जब आप इसी पॉइंट को जब आप विश्व के मैप में देखेंगे तो ये पॉइंट और सही तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम इस मेहरगढ़ को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के एंगल से देखेंगे। यदि हम इस मेहरगढ़ को एग्रीकल्चर के एंगल से देखें तो हम पाएंगे कि मेहरगढ़ में शुरू से ही व्हीट और बार्ले का उत्पादन होता था। मेहरगढ़ में शुरू से ही गेहूं और जौ का उत्पादन होता था। इस मेहरगढ़ के लोगों को 5500 बीसी के आसपास बाढ़ का सामना करना पड़ा। यानी मेहरगढ़ के लोगों को 5500 बीसी के आसपास बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिससे इनका जो एग्रीकल्चर है वो प्रभावित हुआ। लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास स्टोन और बोन के औजार से कृषि की जो गतिविधि है वो दोबारा शुरू हो गई। लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास स्टोन और बोन के औजार के माध्यम से कृषि की गतिविधि दोबारा शुरू हो गई। और 4500 से 3500 बीसी के बीच 4500 से 3500 बीसी के बीच इंडस और कोची के प्लेस में 4500 से और 3500 बीसी के बीच इंडस और कोची के मैदान में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यानी खेती के कामों में काफी विकास देखने को मिलता है। 4500 से 3500 बीसी के बीच इंडस और कोची के मैदान में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यानी खेती के कामों में काफी विकास देखने को मिलता है। और जब खेती के कामों में काफी विकास जब हमें देखने को मिलता है, इस कारण से अनाज के उत्पादन में वृद्धि भी देखने को मिलती है। और जब अनाज के उत्पादन में वृद्धि होती है तो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही साथ भोजन पकाने के लिए, खाना खाने के लिए बर्तन की जरूरत किसकी जरूरत पड़ती है? पोट्स की जरूरत पड़ती है, बर्तन की जरूरत पड़ती है। यानी जब इंडस और कोची के प्लेन में जब 4500 से 3500 बीसी के बीच इंडस और कोची के मैदान में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, यानी खेती के कामों में काफी विकास देखने को मिलता है,
जिस कारण से अनाज के उत्पादन में वृद्धि होती है और इस कारण से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए साथ ही साथ भोजन पकाने के लिए, खाना खाने के लिए पोट्स की यानी बर्तन की जरूरत पड़ती है। इस आवश्यकता ने, इस नीड ने, इस जरूरत ने पोट्री को यानी मिट्टी के बर्तन को क्या किया? प्रोग्रेस किया। इस जरूरत ने, इस नीड ने पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन को प्रोग्रेस किया। यानी 4500 से 3500 बीसी के बीच हमें पोट्री के, मिट्टी के बर्तन के कामों में तेजी देखने को मिलती है। यानी 4500 से 3500 के बीच पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन तेजी से बनने लगते हैं। मिट्टी के बर्तन में प्रोग्रेस देखने को मिलता है, यानी मिट्टी के बर्तन तेजी से बनने लगते हैं। इस पोट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5000 बीसी के आसपास 5000 बीसी के आसपास जो पोट्स है नॉट मेड, यानी 5000 बीसी के आसपास जो बर्तन है वो नहीं बनते थे। 5000 बीसी के आसपास जो पोट्स है नॉट मेड नहीं बनते थे। 5000 बीसी के आसपास जो बर्तन है वो नहीं बनते थे, लेकिन 4500 ईसा पूर्व में यानी 4500 बीसी में पोर्टर्स व्हील के अस्तित्व में आने से 4500 बीसी में पोर्टर्स व्हील के अस्तित्व में आने से मिट्टी के बर्तन यानी पोट्री तेजी से बनने लगे। पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन तेजी से बनने लगे और उन्हें पेंटेड किया, उन्हें रंगा भी जाने लगा और उन्हें क्या किया गया? पेंटेड भी किया गया, उन्हें रंगा भी जाने लगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो 4500 बीसी है, 4500 बीसी में जब पोर्टर्स व्हील अस्तित्व में आया तो मिट्टी के बर्तन तेजी से बनने लगे। और आप देख रहे हैं कि जो 4500 बीसी है ये वही टाइमलाइन है जब इंडस और कोची के मैदान में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यानी इस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन ने पोट्री के निर्माण को बल प्रदान किया। यानी इस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के कारण अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे भोजन पकाने और खाने के लिए साथ ही साथ अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ी। और इस जरूरत ने, इस नीड्स ने 4500 से 3500 बीसी के बीच 4500 से 3500 बीसी के बीच हमें मिट्टी के बर्तन में हमें तेजी देखने को मिलती है। यानी मिट्टी के बर्तन तेजी से बनने लगते हैं और पेंटेड भी किए जाते हैं, उन्हें रंगा भी जाने लगता है। तो यानी अगर हम ये 4500 बीसी में पोर्टर्स व्हील जो अस्तित्व में आ रहा है उसके पीछे के कारण क्या है? जरूरत। और हम जानते हैं कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की क्या जर्नी है। यानी जरूरत होती है वही खोज को बढ़ावा देती है। जो हमारी जरूरत होती है वो खोज को क्या है? बढ़ावा देती है। तो अब यानी इस इंडस और कोची के प्लेन में जो ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता है, इस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ने पोट्री को प्रोग्रेस किया। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 5000 बीसी के आसपास आपको पोर्ट्स नॉट मेड, यानी 4500 बीसी के आसपास पोर्ट्स नहीं बनते थे। 5000 बीसी के आसपास जो पोर्ट्स हैं नॉट मेड नहीं बनते थे। लेकिन 4500 बीसी में पोर्टर्स व्हील के अस्तित्व में आ जाने से, पोर्टर व्हील्स क्या होता है? कुम्हार का चाक, इसके अस्तित्व में आ जाने से मिट्टी के बर्तन तेजी से बनने लगे और उन्हें रंगा भी जाने लगा। और मिट्टी के बर्तन कैसे थे? पेंटेड थे, यानी उन्हें रंगा भी जाने लगा। अब दूसरा फैक्ट है, अब हम इस मेहरगढ़ को एनिमल हस्बेंड्री के एंगल से देखेंगे। इस मेहरगढ़ को यदि हम एनिमल हस्बेंड्री के एंगल से देखें तो शुरू में ये बड़े पैमाने पर क्या पालते थे? गोट्स, यानी बकरी पालते थे। मेहरगढ़ के लोग जो थे शुरू में बड़े पैमाने पर बकरी का पालन करते थे, लेकिन आगे चल करके इन लोगों ने सीप और कैटल्स को भी पालना शुरू किया
और जब हम एनिमल हस्बेंड्री में सीप और कैटल्स के एनिमल हस्बेंड्री में सीप और कैटल के आ जाने से कृषि के कार्यों में मदद मिली। इस एनिमल हस्बेंड्री में सीप और कैटल के आ जाने से कृषि के कार्यों में मदद मिली, और जब कृषि के कार्यों में मदद मिली, इससे जो सीरियल्स है यानी इससे अनाज के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। इससे सीरियल्स यानी अनाज के उत्पादन में सब्सटेंशियल क्वांटिटीज यानी पर्याप्त मात्रा में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कैटल सीप के आ जाने से यानी पशुपालन में वृद्धि से इस न्यूलिथिक एज में एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में वृद्धि से कृषि में मदद मिली। कृषि में मदद मिलने से क्या फायदा हुआ? सीरियल्स यानी अनाज का जो उत्पादन है वो पर्याप्त मात्रा में बढ़ा, यानी सब्सटेंशियल क्वांटिटीज जो सीरियल्स है, जो अनाज है वो पर्याप्त मात्रा में क्या है उसमें वृद्धि हुई। और जब सीरियल्स में अनाज में पर्याप्त मात्रा में सब्सटेंशियल क्वांटिटीज में वृद्धि हुई तो हम क्या देखते हैं? स्टोर्ड इन ग्रैनरीज, यानी ये जो अनाज में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि आपको देखने को मिल रही है, इससे सुरक्षित रखने के लिए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाए? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किस में स्टोर किया गया? इसमें ग्रैनरीज में। यानी अनाज को जब अनाज में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हम कहां पे रखा गया? उसको स्टोर्ड इन ग्रैनरीज। उसका भंडारण किस में किया गया? ग्रैनरीज में। ग्रैनरीज क्या होता है? अनाज का भंडारण, जिसमें अनाज का क्या है? भंडारण किया जाता है। अनाज का भंडारण किस लिए किया जाता है? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए और अकाल जैसी कंडीशन में, फेमाइन से, अकाल से निपटने के लिए हम अनाज का भंडारण करते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी कारण से, भविष्य में किसी कारण से अगर एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है बाधित हो जाता है, कृषि में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जैसे भारी बारिश के कारण या किसी और कारण से कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा बाढ़ के कारण से, बाढ़ जैसी आपदा आ जाती है जिससे कृषि की फसल नष्ट हो जाती है। उस स्थिति से निपटने के लिए हम अनाज का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। और भंडारण कहाँ पे किया जाता है? ग्रैनरीज में किया जाता है। ग्रैनरीज क्या होता है? जहां पे हम अनाज का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। यानी इस सीरियल्स में जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि ने ग्रैनरीज के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया, यानी इस कारण से हमें ग्रैनरीज भी देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रैनरीज हैं ये किसके बने होते थे? मड ब्रिक्स के बने होते थे, कच्ची ईंट के बने होते थे। ये जो ग्रैनरीज है कच्ची ईंट के बने होते थे, और इस कच्ची ईंट के जो है डेवलिंग्स यानी घर भी इसी के बनते थे। जो ये आपने देखा कि जो ग्रैनरीज है जहां पे अनाज का भंडारण किया जाता है, मड ब्रिक्स का बना होता था, यानी कच्ची मिट्टी के ईंट का बना होता था। और कच्ची मिट्टी के ईंट का और क्या बनता था? जो हाउस होते थे, जो घर होते थे, जो ड्वेलिंग्स मतलब जो घर होते थे, वो भी किसके बने होते थे? मड ब्रिक्स के बने होते थे। इसके साथ ही साथ हमें मड ब्रिक्स के कंपार्टमेंटेड भी देखने को मिलते हैं। मड ब्रिक्स के कंपार्टमेंटेड कमरे नुमा संरचनाएं। कंपार्टमेंटेड का मतलब क्या होता है? कमरे नुमा संरचनाएं। मड ब्रिक्स के हमें कंपार्टमेंटेड देखने को मिलते हैं, यानी मड ब्रिक्स के हमें कमरे नुमा संरचनाएं देखने को मिलती है, जो किसके जैसी होती थी? ग्रैनरीज के जैसी होती थी। जो किसके जैसी होती थी? ग्रैनरीज की जैसे होती थी। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कमरे नुमा संरचनाएं हैं, इनका प्रयोग ये जो मड ब्रिक्स की कमरे नुमा संरचनाएं देखने को मिलती है, जो कंपार्टमेंटेड देखने को मिलता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता रहा होगा? अनाज के भंडारण के लिए किया जाता रहा होगा, क्योंकि ये जो कंपार्टमेंटेड है ये किसके जैसा दिखता है? ग्रैनरीज के जैसा दिखता है। ग्रैनरीज के जैसा दिखता है, जहां पे अनाज का क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है,
ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आज के समय में आप देखेंगे ये जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एनिमल्स का एग्रीकल्चर में मल्टीपल तरीके से हम एनिमल हस्बेंड्री होता है, इसका फायदा हम एग्रीकल्चर में मल्टीपल तरीके से ले सकते हैं। जैसे एनिमल जो पशुपालन होता है उसके जो खाद होते हैं, जो गोबर खाद होता है, उसका प्रयोग हम लैंड की, खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एनिमल जो हस्बेंड्री है ये एग्रीकल्चर को क्या है, एनिमल जो हस्बेंड्री हो एग्रीकल्चर में क्या करता है, मदद करता है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के आने से एनिमल हस्बेंड्री के न्यूलिथिक एज में एनिमल हस्बेंड्री में वृद्धि से आपने देखा कि एग्रीकल्चर में वृद्धि देखने को मिलती है। आपने देखा जिस कारण से अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। तो एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि कैसे एनिमल हस्बेंड्री का सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे टूल्स की। यदि हम टूल्स की बात करें, जो टूल्स है न्यूलिथिक एज के, नवपाषाण युग के न्यूलिथिक एज के जो टूल्स है वो कैसे टूल्स थे, पॉलिश थे, यानी पत्थर के। नवपाषाण युग के लोग पत्थर के चिकनाए हुए औजार का प्रयोग करते थे। यानी जो नवपाषाण युग के लोग थे, उससे पहले की अगर हम बात करें पुरापाषाण युग और मध्य पाषाण युग की बात करें, तो उनकी तुलना में जो नवपाषाण युग के जो टूल्स थे, औजार थे, उसकी क्वालिटी क्या थी, काफी ज्यादा, उसकी क्वालिटी जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी पहले की तुलना में। क्योंकि जो न्यूलिथिक एज के लोग हैं उनके टूल्स क्या है, पॉलिश पत्थर के चिकनाए हुए औजार का उपयोग करते थे, जिसका इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव क्या है, काफी ज्यादा होता था। न्यूलिथिक एज के लोग जिन टूल्स का यूज करते थे वो पॉलिश्ड होते थे, यानी पत्थर के चिकनाए हुए औजार होते थे, और जिनका प्रभाव, जिनका इम्पैक्ट भी क्या है, काफी ज्यादा होता था। पर्टिकुलरली विशेष रूप से न्यूलिथिक एज के लोग स्टोन एक्सेस का यूज करते थे, यानी पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। पर्टिकुलरली विशेष रूप से न्यूलिथिक एज के लोग स्टोन एक्सेस यानी पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इस स्टोन एक्सेस की इंपॉर्टेंस को आप देख सकते हैं कि जो परशुराम है इन्हें एक्स बिल्डिंग हीरो के रूप में जाना जाता है। परशुराम को एक्स बिल्डिंग हीरो के रूप में जाना जाता है, यानी परशुराम को कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक माना जाता है। परशुराम को एक्स बिल्डिंग हीरो के रूप में जाना जाता है, यानी कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक माना जाता है। परशुराम का नाम आप रामायण और महाभारत में देख सकते हैं। परशुराम का जो चित्र है, परशुराम के बारे में आप रामायण महाभारत में आपको इनके बारे में सुनने को मिल जाता है। परशुराम के बारे में इन्हें परशुराम को कुल्हाड़ी चलाने वाला क्या माना जाता है, नायक माना जाता है। अब इस स्टोन एक्सेस को अगर हम लोकेशन के एंगल से देखें, यदि हम इस स्टोन एक्सेस को लोकेशन के एंगल से देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न, साउथर्न और नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न में ये जो स्टोन एक्सेस है नॉर्थ वेस्टर्न में कैसा होता था, ये रेक्टेंगुलर विथ कर्व्ड कटिंग एज। इस स्टोन एक्स का जो शेप है वो नॉर्थ वेस्टर्न में कैसा होता था, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होता था, विद अ कर्व कटिंग एज। कर्व कटिंग एज का मतलब चंद्राकार होता था, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इस स्टोन एक्सेस का आकार कैसा था, कर्व कटिंग एज का मतलब क्या, चंद्राकार होता था। कैसा होता, चंद्राकार होता था। और साउथर्न पार्ट में देखें तो ओवल साइड्स मींस अंडाकार किनारे और पॉइंटेड नुकीले होते थे। ये जो स्टोन एक्सेस है अगर हम साउथर्न पार्ट में देखें तो कैसा होता था, ओवल साइड्स होते थे, यानी अंडाकार किनारे, पॉइंटेड यानी नुकीले होते थे। और जबकि हम नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें
तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता था, पॉलिश्ड होता था और ऐसा होता था, रेक्टेंगुलर होता था। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टोन एक्सेस है पॉलिश्ड होते थे और क्या होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, इंडस की एक सहायक नदी है हकरा। इंडस की एक सहायक नदी है हकरा, जहां पे 47, जहां पे आपको 47 लेटर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिलता है। इंडस की एक सहायक नदी है, इंडस की एक सहायक नदी है हकरा। इंडस की एक सहायक नदी है हकरा, जहां पर 47 लेटर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिलता है। और इस इंडस की सहायक नदी हकरा में जो 47 लेटर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिलता है, इसने इंडस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंडस की सहायक नदी हकरा है, यहाँ पे जो 47 लेटर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलता है, इसने इंडस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम बात करेंगे ये जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स है, ये जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स की अगर हम टाइमलाइन देखें, न्यूलिथिक सेटलमेंट की टाइमलाइन को देखें तो उसमें काफी डाइवर्सिटी, काफी विविधता देखने को मिलती है। कैसे? न्यूलिथिक सेटलमेंट विंध्य के नॉर्थ में, जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है विंध्य के नॉर्थ में, जो इसकी टाइमलाइन है, विंध्य के नॉर्थ में कुछ न्यूलिथिक सेटलमेंट के एंगल से देखें तो विंध्य के उत्तर में, विंध्य के नॉर्थ में यानी विंध्य के उत्तर में कुछ नए न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है वो कब के हैं, 5000 BC के आसपास हैं। विंध्य के उत्तर में कुछ नए न्यूलिथिक सेटलमेंट, सम न्यू न्यूलिथिक सेटलमेंट यानी कुछ नए न्यूलिथिक सेटलमेंट की जो टाइमलाइन है वो 5000 ईसा पूर्व के आसपास है, 5000 BC के आसपास है। जबकि साउथ इंडिया में जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स है, जबकि साउथ इंडिया में जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है वो 2500 BC से पुराना नहीं है। जबकि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स है वो 2500 BC से पुराना नहीं है। वहीं यदि हम भारत के दक्षिण और पूर्वी के कुछ हिस्सों में देखें, भारत के दक्षिण और पूर्वी के साउथ और ईस्ट के कुछ हिस्सों में देखें, और वहीं हम भारत के साउथ और ईस्ट के कुछ हिस्सों में देखें तो जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है उसकी टाइमलाइन क्या है, 1000 BC के आसपास है। तो ये आपने देखा, आज की क्लास में आपने द न्यूलिथिक एज के अंतर्गत आपने अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट्स इन बलूचिस्तान के बारे में आपने सीखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ के बारे में इस एनसीईआरटी के बुक में काफी ज्यादा डिस्कशन किया गया है। इससे क्लियर हो जाता है कि जो मेहरगढ़ है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। आई होप दैट क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।